वालेकुम स्टूडेंट, नई क्लास के साथ हाजिर हूँ। आज मैं फिजिक्स की क्लास लूँगा और सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए है चैप्टर नंबर 18 और चैप्टर नंबर 18 में बोहर के पोस्टुलेट्स और बोहर की डेरिवेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नाउ स्टार्ट। बोहर ने 1930 में बोहर ने 1913 में नील बोहर ने प्रपोज किया था न्यू एटॉमिक मॉडल। उसका पहला स्टेटमेंट ये था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स सर्कुलर पाथ, यानी वो कहता है कि फर्स्ट ऑर्बिट जो होता है इसका फिक्स सर्कुलर पाथ होता है, इसकी अपनी एनर्जी होती है, इसकी ये एनर्जी होती है, अपनी एनर्जी होती है, और इसको हम स्टेशनरी ऑर्बिट भी कहते हैं, और ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं। N1 को हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं। इसमें कांस्टेंट होती है एनर्जी और रेडियस भी इसका कांस्टेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये पहला जो था उसका पोस्टुलेट्स था। दूसरा पोस्टुलेट्स उसका ये था कि इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी N1 टू हायर एनर्जी N1, यानी इसका मतलब ये हुआ कि एंड हायर एनर्जी N2 टू लोअर N1 एनर्जी लेवल, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर N1 में जो एनर्जी है ये लोअर एनर्जी है, लोअर एनर्जी से अगर वो जंप करेगा एनर्जी इलेक्ट्रॉन में जंप हो जाए, अगर इलेक्ट्रॉन में एनर्जी ऐड हो जाए तो फिर वो हायर एनर्जी में हायर ऑर्बिट में जंप कर जाता है, हायर एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा उसका। लेकिन अगर उसके अंदर से एनर्जी रिमूव कर दी जाए इलेक्ट्रॉन में से तो फिर हम ये देखते हैं कि वो वापस अपने स्टेट में आ जाता है, वापस स्टेट में आ जाएगा। इसका सेकंड पार्ट ये था। इसके बाद हम थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। थर्ड पोस्टुलेट्स क्या बताया था बोहर ने, वो देखिए। थर्ड पॉइंट आपके पास आता है स्टूडेंट स्पेक्ट्रम पॉइंट। थर्ड पोस्टुलेट्स ने स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन का दिया था, यानी स्पेक्ट्रम ऑफ एटम का दिया था। वो ये कहता है, अच्छा सेकंड पार्ट में आपने देखा कि एनर्जी जंप करता है इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब है एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, उसका एनर्जी स्टेट बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे बढ़ेगा और उसमें से एनर्जी अगर रिमूव हो जाएगी तो वो वापस अपने स्टेट्स में वापस आ जाएगा। सेकंड पार्ट ये पढ़ा था। इसी से रिलेटेड उसने स्पेक्ट्रम का एक आपको दिया, थर्ड पॉइंट था वो, द एनर्जी इमिटेड इज ऑलवेज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ टू एनर्जी लेवल, यानी इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी लेवल की बात हो रही है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो इसकी फर्स्ट एनर्जी लेवल ये होगी, सेकंड एनर्जी ये लेवल और थर्ड एनर्जी ये लेवल, एंड सो ऑन। जिस तरह बढ़ेगा इसका मतलब ये हुआ कि फ्यू फिक्स एनर्जी लेवल होते हैं, फ्यू फिक्स एनर्जी लेवल होते हैं, और डिफरेंस भी इसके डिफरेंस भी फ्यू फिक्स डिफरेंस वैल्यूज होती हैं। इसका मतलब है अगर हम इनिशियल फाइनल स्टेट में से इनिशियल स्टेट एनर्जी लेवल को माइनस कर दें तो आपके पास डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये आपके पास E1 एनर्जी लेवल है, ये इसका है, और सेकंड पे अगर हम जाते हैं तो ये आ जाएगा। अगर हम E2 में से E1 के एनर्जी लेवल को लेस करते हैं तो ये आपके पास आता है डेल E। ठीक है, ये रेडिएशन ऑफ स्पेक्ट्रम आता है, और रेडिएशन ऑफ स्पेक्ट्रम आप फ्यू ही थे, बहुत ज़्यादा अपर लेवल पे नहीं थे, E1 E2 E3 E4 E5 तक एंड सो ऑन। इसके बाद एनर्जी लेवल की जब हम देखते हैं तो डेल E क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, डेल E जो है वो बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। रेडिएशन हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, और यहाँ पर डेल E इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू से मुराद क्या है यहाँ पे, न्यू का मतलब है यहाँ पर प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट, और प्लांक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू थी वो 6.63 एक्सपोनेंशियल माइनस 34 जूल सेकेंड, 6.63 ये प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू थी। तो h यहाँ पे प्लांक्स कांस्टेंट है, c स्पीड ऑफ लाइट है, डिवाइड बाय बोहर्स वेवलेंथ आ जाएगी। इसको मैं अगर रीअरेंज करूंगा तो मैं ऐसे करूंगा 1/hc इज इक्वल टू इनिशियल स्टेट ऑफ एनर्जी, फाइनल स्टेट ऑफ एनर्जी लेवल माइनस इनिशियल स्टेट ऑफ एनर्जी लेवल। तो ये थर्ड पॉइंट था, और इस थर्ड पॉइंट में वेवलेंथ ऑफ बोहर्स की वेवलेंथ आ जाएगी। इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट कहलाता है ये। इसके बाद आपके पास आता है फोर्थ पॉइंट। अच्छा स्टूडेंट, थर्ड स्पेक्ट्रम लाइन ये था, तो हमने ये बताया था कि एनर्जी लेवल क्या होता है, डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल होती है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो उसकी डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल ये होगी, और इनिशियल फाइनल स्टेट में से इनिशियल एनर्जी लेवल को माइनस करेंगे तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी आएगी, और डिफरेंस ऑफ एनर्जी प्लांक्स कांस्टेंट से हमें हासिल होगा hc/लैम्डा। यहाँ पे लैम्डा भी फिक्स वैल्यू होगी, बोहर की लैम्डा जो है वो फिक्स वैल्यू होगी, और यहाँ पर डिफरेंस भी फिक्स वैल्यू होगी। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है और एनर्जी उसकी बढ़ती चली जाती है तो उसकी कोई ना कोई फिक्स वैल्यू होती है, उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम
एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच कट होता है। एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है एन एच कट के, और एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है एम वी आर के। एम वी आर का मतलब ये है कि जब भी कोई स्पीशीज दायरे में रिवॉल्व करती है तो उसकी मास होता है, उसका रेडियस होता है, उसका वेलोसिटी होती है। तो हम कहते हैं एम वी आर इज इक्वल टू एन अपॉन एच टू पाई। एन अपॉन एच टू पाई का मतलब है कि जाहिर ये प्लांक्स कांस्टेंट रेडिएशन है, और टू पाई जो है वो डिवाइड होता है। एन का मतलब है इंटीजर। कभी भी ये नहीं होता कि जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हम फर्स्ट ऑर्बिट लेंगे, यानी एन इज इक्वल टू 1 लेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 अपॉन एच अपॉन टू पाई होगा, 2 एच टू पाई अपॉन एच अपॉन टू पाई होगा, 3 एच टू पाई होगा, 4 एच टू पाई होगा। कभी भी ये नहीं होगा कि 1 पॉइंट एच टू पाई से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे, या 0.5 एच मल्टीप्लाई बाय टू पाई करेंगे, या 3.5 पॉइंट में कभी नहीं होगा। इंटीजर नंबर होगा, कोई भी होगा तो इंटीजर नंबर होगा। और इंटीजर नंबर का मतलब है कि n 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा। ये फोर्थ पोस्टुलेट्स बोहर ने दिया था कि इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब हम चलते हैं रेडिएशन की तरफ, डेरिवेशन की तरफ। स्टूडेंट्स, बोहर्स एटॉमिक रेडियस, अब इसकी डेरिवेशन है स्टूडेंट। ठीक है, हम क्या करेंगे, nth रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट करते हैं। nth रेडियस, अब देखिए अगर इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स ऑर्बिट में है तो ये इसका रेडियस होता है, लेकिन ये nth नहीं होता। जैसे जैसे ही इसको फोटॉन की एनर्जी मिल जाती है, एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो जंप कर जाता है हायर एनर्जी की तरफ। इसका मतलब है इसका रेडियस ये होगा अभी r1। फिर अगर हम सेकेंड ऑर्बिट से देखें इसको तो इसका रेडियस ये होगा सेकेंड ऑर्बिट में। फिर हम थर्ड ऑर्बिट में देखें इसको तो इसका रेडियस ये होगा थर्ड ऑर्बिट में। और अगर हम फोर्थ ऑर्बिट में देखें इसको तो इसका रेडियस ये होगा। इस तरह रेडियस जो है वो बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी रेडियस उसका बढ़ता जाएगा, रेडियस ज़्यादा होता चला जाएगा। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, nth रेडियस कहते हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ समझ लीजिए आप, ये nth रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है। अच्छा, हाइड्रोजन के एटम की अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन का एक एटम होता है और एक प्रोटॉन होता है। ठीक है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन एक होता है और इलेक्ट्रॉन एक होता है। ठीक है, प्रोटॉन एक होता है। प्रोटॉन जो है वो हैवी होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो लाइट होता है। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद है और इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव है और इस पर चार्ज नेगेटिव है, ठीक है, तो जब कोई भी स्पीशीज सर्कल में मूव करती है तो उसके अंदर दो किस्म की फोर्स पैदा होती है। एक फोर्स कहते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस हो जाती है, और एक कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पैदा होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, कूलम्स लॉ के मुताबिक सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी, इलेक्ट्रॉन का मास, इसका जो मास है वो हम लेंगे m। ठीक है, इसकी वेलोसिटी, चाहे इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा है या यहाँ मूव कर रहा है या यहाँ मूव कर रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट में या सेकंड में या थर्ड में या फोर्थ में, किसी में भी जा रहा है या फिफ्थ में भी जा रहा है, उसकी वेलोसिटी हमेशा, अगर इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में भी आ रहा है उसकी वेलोसिटी मूव होगी, इस तरफ जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकेंड ऑर्बिट में, तब भी वेलोसिटी यूँ जाएगी इसकी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में जाएगी। तो हम ये कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होता है mv² अपॉन rn के, क्योंकि हम nth रेडियस कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे rn इज इक्वल टू। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी ऑर्बिट में चला जाए, फर्स्ट ऑर्बिट में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, या किसी भी ऑर्बिट में जाएगा वो हायर में, लेकिन वो न्यूक्लियस के राउंड ही मूव करेगा। न्यूक्लियस के राउंड क्यों मूव करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है वो हैवी होता है, न्यूक्लियस पे चार्ज हैवी होता है जो उसको अट्रैक्ट कर रहा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि दो चार्ज हो गए, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया आपके पास नेगेटिव, और दूसरा जो है वो प्रोटॉन का चार्ज हो गया ये वाला। दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन ये इसको अट्रैक्ट करके रखता है क्योंकि हैवी चार्ज होता है। इसका मास कम होता है, 1.67 एक्सपोनेंशियल माइनस 27 kg होता है, और इसका मास 9.1 एक्सपोनेंशियल माइनस 31 होता है, इसलिए ये लाइट होता है और ये हैवी होता है मास। तो हम क्या करेंगे, कूलम्स लॉ के मुताबिक ये e² अपॉन rn का स्क्वायर कर देंगे, कूलम्स लॉ के मुताबिक। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ लिखा मैंने, कूलम्स लॉ आपने पढ़ा होगा कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस e² लगा दिया, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है
स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के, ठीक है। तो ये मैंने लगा दिया, इससे मैंने कंबाइन करके इसको बनाया है, तो ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन हटा के K लगा देते हैं, ठीक है, आर का स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह चार्जेस Q1 Q2 की जगह E मल्टीप्लाई बाई ई रखेंगे और K रखेंगे। K यहाँ पे क्या है, कूलम कांस्टेंट है, यहाँ पे K का मतलब क्या है, कूलम कांस्टेंट है। अब हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल अप कर देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। हम कहेंगे V, क्योंकि nth रेडियस कैलकुलेट कर रहे हैं लिहाजा इसकी वेलोसिटी जो है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है या यहाँ पर है या यहाँ पर है, लेकिन उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या कहलाएगी, हम इसकी वेलोसिटी को nth कहेंगे, nth वेलोसिटी के ई स्क्वायर अपॉन आर एन, और m जो है वो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। ये आ गया आपके पास फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट। दूसरा है अकॉर्डिंग टू बोहर्स, अकॉर्डिंग टू बोहर, बोहर के मुताबिक, पोस्टुलेट्स के मुताबिक, बोहर्स पोस्टुलेट्स, बोहर पोस्टुलेट्स के मुताबिक हमारे पास क्या था, हमने क्या किया था कि हमें पता है एंगुलर मोमेंटम, nth एंगुलर मोमेंटम NH कट के बराबर होता है, और एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, MVRN के बराबर होता है। ये इसके बराबर होता है, n लगा दीजिए, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर कर दीजिए, इसको कंपेयर कर देंगे। जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, MVNRN इज इक्वल टू, ये हो जाएगा NH कट, ठीक है। VN की वैल्यू निकाल लीजिए, NH कट अपॉन MVMRN, ये आ गया आपके पास। यहाँ पे देखें V का स्क्वायर है, यहाँ पे V स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो VN स्क्वायर इज इक्वल टू N स्क्वायर H कट स्क्वायर डिवाइड बाय MRN, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद हमें क्या करना है, फर्स्ट V स्क्वायर और सेकंड V स्क्वायर, इन दोनों को कंपेयर करके nth रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट कर लेंगे। देखें अगर यहाँ हो जाता है तो ठीक है, वरना आगे मिला देते हैं। हम कंपेयरिंग कर रहे हैं, कंपेयरिंग 1 and 2, 1 and 2, तो ये हो जाएगा आपके पास K E स्क्वायर अपॉन MRN इज इक्वल टू N स्क्वायर H कट ऑफ स्क्वायर M स्क्वायर RN का स्क्वायर, ठीक है। इसमें से एक कैंसिल हो जाएगा, M से ये कैंसिल हो जाएगा। R को आप यहाँ रख दीजिए, इसको यहाँ डिवाइड कर दीजिए, RN, ये देखिए मैं इसको यहाँ पे लेकर आया, ठीक है, और ये पूरी टर्म इधर डिवाइड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा N स्क्वायर H कट डिवाइड बाय, ये हो गया आपका MKE स्क्वायर, ये nth रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम आ गया। अब यहाँ पे हम बताएंगे, यहाँ पे हम स्टूडेंट आपको बताएंगे वैल्यूज, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें कहना पड़ेगा कि H कट की वैल्यू क्या होती है, 1.05 एक्सपोनेंशियल माइनस 34 जूल सेकेंड। K की वैल्यू क्या होती है, K जो है वो 9 एक्सपोनेंशियल 9 न्यूटन पर कूलम स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। और इसके बाद हम E की वैल्यू बताएंगे, 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19 कूलम होता है, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएंगे 9.1 एक्सपोनेंशियल माइनस 31 kg होता है। इसमें वैल्यूज रख देंगे। देखिए स्टूडेंट, वैल्यूज रख के बता रहा हूँ, N स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1.05 एक्सपोनेंशियल माइनस 34, इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, ठीक है, एंड डिवाइड बाय, इसके बाद 9.1 एक्सपोनेंशियल माइनस 31 kg मल्टीप्लाई बाय 9.9 एक्सपोनेंशियल 9, फिर मल्टीप्लाई बाय 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19 और इसका स्क्वायर। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास nth रेडियस आ जाएगा 0.53। इसको कैलकुलेट करेंगे, आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में कैलकुलेट कीजिएगा तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएगी, -10 मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर। ये आपके पास nth रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम आएगा। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद हम इसकी nth रेडियस हमने जब कैलकुलेट कर लिया तो अब हम बताएंगे एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की एनर्जी क्या होती है? हाइड्रोजन एटम की टोटल nth एनर्जी होती है, क्योंकि हम nth एनर्जी की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कहीं भी जाएगा
जंप करेगा, यहाँ जंप करे या यहाँ जंप कर रहा है या यहाँ जंप करे, लिहाजा एनर्जी लेवल उसका बढ़ रहा है। तो हमें nth एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालना है, ठीक है। nth एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए हम काइनेटिक एनर्जी, nth काइनेटिक एनर्जी प्लस nth पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों का सम जो है वो टोटल एनर्जी के इक्वल होता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि हम काइनेटिक एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए इसमें इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का अपना चार्ज है और न्यूक्लियस का अपना चार्ज है, ये दोनों चार्जेस हैं, ये दोनों चार्जेस हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पैदा हो रही है, जो हमने पहले किया था। वी नो दैट, हम जानते हैं फॉर काइनेटिक एनर्जी के लिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें मालूम है कि हम ये बात जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं, बैलेंस में होती हैं। तो हम कहते हैं एम वी स्क्वायर अपॉन आर। और यहाँ पे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में के ई स्क्वायर अपॉन आर एन का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हाफ की वैल्यू लगा दीजिए, हाफ एम वी एन का स्क्वायर, और ये हो जाएगा के ई स्क्वायर हाफ अपॉन आर एन। ये बराबर किसके होता है स्टूडेंट? काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। एनएथ काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ जाएगी, एनएथ की बात हो रही है, ठीक है, 1 अपॉन के ई स्क्वायर अपॉन 2 आर एन। ये आपके पास पहली काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट हो गई। अब जब काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, क्योंकि चार्ज, प्रोटॉन का जो चार्ज होता है, न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है जिसमें प्रोटॉन होता है वो हैवी होता है और इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द रिवॉल्व करता रहता है और ये इसको अट्रैक्ट करता है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी, एनएथ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू बराबर होता है आपके पास के, यानी यूँ समझ लीजिए कि पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है न्यूक्लियस का चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज जिसे हम कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनएथ पोटेंशियल एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, ठीक है, एनएथ रेडियस ऑफ डिस्टेंस के बराबर होता है। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी प्रोपोर्शनल माइनस ई स्क्वायर अपॉन आर एन। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या लगेगा स्टूडेंट? यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के बाद हमें मिल जाएगा पोटेंशियल, एनएथ पोटेंशियल एनर्जी के माइनस के ई स्क्वायर अपॉन आर एन, ये मिलेगा आपको सेकेंड, ठीक है। अब दोनों पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ये मिल गई आपको, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी आपके पास ये आ गई। अब इसकी वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे, तो पुट इन टोटल एनर्जी में, टोटल एनर्जी में इसको रख देंगे। जब हम इसको टोटल एनर्जी में रखते हैं तो हम कहते हैं एनएथ एनर्जी इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी क्या है आपके पास, के ई स्क्वायर अपॉन 2 आर एन माइनस, यहाँ पे प्लस साइन है, और माइनस के ई स्क्वायर अपॉन आर एन, ठीक है। एनएथ एनर्जी के ई स्क्वायर अपॉन 2 आर एन प्लस माइनस माइनस के ई स्क्वायर अपॉन आर एन। यहाँ से देखें एलसीएम आ गया 2 आर एन के ई स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा आपका 2 के ई स्क्वायर, लिहाजा माइनस के ई स्क्वायर अपॉन 2 आर एन। ये आपको हो गई, क्या मिल गई? एनएथ एनर्जी, एनएथ एनर्जी मिल गई अभी आपको। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। हमें मालूम है के की वैल्यू क्या होती है, 9 एक्सपोनेंशियल 9 होती है, ठीक है। चार्ज क्या होता है? चार्ज जो है वो, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो क्या होता है, 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19 होता है। और रेडियस क्या होता है? एनएथ रेडियस हमने पहले ही निकाला है, 0.53 एक्सपोनेंशियल माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर। ये इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। जब हम वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास एनएथ एनर्जी यानी बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी इसकी। इसके अंदर बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है वो आपको मिल जाएगी। एनएथ एनर्जी इज इक्वल टू, ये होगा माइनस माइनस के की वैल्यू 9 एक्सपोनेंशियल 9, 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19, ये लिखा आपने, और इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे इसका, एंड डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0.53
एक्सपोनेंशियल -10 मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर। स्टूडेंट देखें, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे ना, इसको पूरे को, इस पूरे को जब हम कैलकुलेट करेंगे साइंटिफिक कैलकुलेटर से, तो आपके पास -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट एंड डिवाइड बाय n स्क्वायर आ जाएगा, जिसको हम कहेंगे बाइंडिंग एनर्जी। अच्छा स्टूडेंट याद रखें, आपने जूल में नहीं निकालना है इसको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यूज निकालनी है। जब भी हम किसी पार्टिकल की बात करते हैं तो पार्टिकल में जो छोटा यूनिट होता है, स्मॉल यूनिट लेते हैं, और वो यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेकर आएंगे इसको, ये एनर्जी आ गई। अच्छा अब मेरे पास अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा, E1 रखूँगा -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर कर दूँगा, तो -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट आ जाएगा। अगर मैं E2 निकालना चाहूँगा तो -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर करके करूँगा, तो कितना हो जाएगा, -3.4 हो जाएगा इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह एंड सो ऑन, जब मैं इनफाइनाइट रख दूंगा इसमें, इनफाइनाइट वैल्यू, तो -13.6 एंड डिवाइड बाय इनफाइनाइट का स्क्वायर करूँगा, तो ये मेरे पास 0 मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आहिस्ता 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 वैल्यूज़ कम होती चली, इंक्रीज होती चली जाएगी, और एक वक्त आएगा कि 0 हो जाएगी। मतलब क्या हुआ इसका, कि अगर एनर्जी की वैल्यूज़ इंक्रीज हो रही है तो नंबर ऑफ ऑर्बिट अगर बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो एनर्जी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, ये याद रखें। नंबर ऑफ ऑर्बिट अगर बढ़ते जाएंगे तो उसके अंदर जो एनर्जी है वो भी इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, आज हमने डिस्कस किया कि हमने nth रेडियस, बोहर के पोस्टुलेट्स डिस्कस किए, nth रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम डिस्कस किया, और एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम किस तरह कैलकुलेट की जाती है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह आपको न्यूमेरिकल सिखाएंगे इसके, कि हम इसके न्यूमेरिकल किस तरह करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।